हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 25 मार्च ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले आज का जो कोट है वो इस बात की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है कि कैसे जो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। तो जैसे कि कोट कहता है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। क्योंकि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में ही काम करते रहेंगे, आपको खुद ही अपना जो है फुल पोटेंशियल क्या है आपको समझ में नहीं आने वाला है। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है ये बेसिकली एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है विद इन इंडिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इतनी सारी जो एयरलाइंस है उनको अलग अलग क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसका हम कंपैरिजन यहाँ पे इस आर्टिकल में कर रहे हैं यहाँ पे टेलीकॉम के साथ। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली शुगर मिल वर्कर से रिलेटेड है। तो पूरा मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में जितने भी शुगर केन के फार्मर्स है वो अपना शुगर केन बेचते हैं ऐसे मिल वालों को, और ये जो है शुगर जब बना के बेचते हैं, अगर उनको वहीं पे अगर लॉस मिल जाता है तो आपको बेसिकली नजर आएगा कि यहाँ पे जो है फार्मर्स को जो उनको पेमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो आप एक और चीज यहाँ पे ये नोटिस करेंगे कि जितने भी यहाँ पे शुगर मिल के जो ओनर्स है वो एक्चुअली पॉलिटिशियंस ही है महाराष्ट्र में। तो इसके बावजूद यहाँ पे कैसे इसका सोल्यूशन लाया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। सेंटर में जो बड़ा आर्टिकल है ये बेसिकली कम्युनल रियॉर्ड्स के मॉडल को चेंज होते हुए नजरिए के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं 2002 में गुजरात रियॉर्ड्स हुए, फिर मुजफ्फरनगर रियॉर्ड्स भी हुए हैं। तो कहना कि जो रियॉर्ड्स की टेंडेंसी है ये आजकल के जमाने में थोड़ी कम हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अगर आपको अब कोई माइनॉरिटी को अटैक करना है तो आपके पास बहुत सारे लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंतर्गत आप माइनॉरिटीज को हरास कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप माइनॉरिटीज को यहाँ पे सप्रेस कर सके। अब इसको रोकने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है, पुलिसमैन जो है, तो उन्हें स्ट्रांग होने की जरूरत है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो यूएनएचआरसी है इसका पूरा मैंडेट ये है कि कभी भी जो है ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता है तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को भी एक्टिव होने की जरूरत है। तो इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा करके डिस्कस करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली सोशल मीडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे न्यूज़पेपर्स की, यहाँ पे जो न्यूज़ चैनल आप देखते हैं तो उसमें हर चीज में जो है एक एडिटर इन्वॉल्व होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपके न्यूज़पेपर में कौन कौन से आर्टिकल्स आने वाले हैं, आपका जो न्यूज़ चैनल है उस पर कौन कौन से जो है शोज ब्रॉडकास्ट होंगे। तो उसी तरीके से अगर सोशल मीडिया की बात करेंगे, यहाँ पे जो एडिटर होता है वो कोई ह्यूमन नहीं होता है, ये बेसिकली एल्गोरिथम के हिसाब से काम करता है। आप कैसे पोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है आपको अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे। एक प्रॉब्लम ये कि ज्यादातर जो लोग सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, ट्विटर हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, तो वो उस पर काफी ज्यादा बिलीफ रखते हैं कि वहां पर जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको वो मतलब आंख बंद करके मान लेते हैं। तो इसी वजह से जरूरत यह है कि जो एल्गोरिथम यूज किया जाता है फेसबुक ट्विटर के द्वारा, तो वो कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि जो फेक न्यूज है उसे यहाँ पे कम से कम रखा जा सके। क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काफी ज्यादा जो है इस्तेमाल करती है ताकि अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैला सके। अगला आर्टिकल राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट पेज पे, वो अयोध्या के मीडिएशन से रिलेटेड है। तो अयोध्या मीडिएशन से रिलेटेड हमने पिछले 2 वीक्स में काफी सारी चीजें डिस्कस की है, तो उसी को रिवाइज करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल में से एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जो नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो बेसिकली लोकपाल के लूपहोल्स के बारे में है। क्योंकि आप जानते हैं लोकपाल जब बिल एक्ट बन गया था 2013 में, तो उस पर इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 2014 में हम यहाँ पे इलेक्शन के लिए जाने वाले थे, तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ पे हमारी कंट्री में मेजर है, तो उनका यहाँ पे स्टैंड था कि कैसे जो करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या है, उनको लगा कि आने वाले इलेक्शन में फायदा होने वाला है। इसी वजह से बिना किसी ज्यादा डिस्कशन के जो है लोकपाल बिल को एक्ट बना दिया गया। उसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे अन्ना हजारे जी ने भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। ये बोला था कि यहाँ पे अभी भी जो है लोकपाल को और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। तो उसी के संदर्भ में समझेंगे क्या क्या लूपहोल्स है जो यहाँ पे ऑथर हमें बता रहे हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को, तो आज की कंट्री का नाम है साइप्रस। तो ये बेसिकली कंट्री आपको ना मेडिटेरियन सी में नजर आएगी। साइप्रस बेसिकली यहाँ पे टैक्स हेवन नेशन के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका जो कैपिटल है बेसिकली आपको निकोसिया नजर आएगा। तो इसका बर्ड्स आई व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेडिटेरियन सी में आपको नजर आएगा साइप्रस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसीव्ड द फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन एजुकेशनल कैंपस टू बूस्ट द लर्निंग एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है और म्यांमार है। तो ये जो फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया इंडिया के द्वारा, तो ये दिया गया है नेपाल को। अब इससे जो है यहाँ पे उनकी एजुकेशन सेक्टर में कैसे इंप्रूवमेंट होने वाला है, और उसी के साथ साथ आपको समझना ये है कि नेपाल की अगर लोकेशन देखेंगे तो कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स है जो नेपाल को टच करती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, आपको उत्तराखंड नजर आ रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है,
है, बिहार है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। तो ये बेसिकली 5 स्टेट्स है जो एक्चुअली टच करती हैं नेपाल को। अब बात करते हैं पहले आर्टिकल की, जो है एविएशन सेक्टर इन इंडिया से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर एविएशन सेक्टर इन इंडिया की बात करेंगे तो वो पिछले 4 साल में अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसका यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है टेलीकॉम के सेक्टर के साथ कि कैसे जो है दोनों ही सेक्टर यानी कि टेलीकॉम और एविएशन ने काफी ज्यादा फायदा उठाया लिबरलाइजेशन का, जो पॉलिसी हमने फॉलो किया 1991 से। लेकिन यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केसेस को हम डिस्कस करेंगे। पहला एक यहाँ पे है जेट एयरवेज का केस। यहाँ पे क्या है, वो अपना जो रेंटल है वो पे बैक नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हो सकता है कि इस पे जो है स्टैग्नेशन लगाई जा सकती है जेट एयरवेज पे। दूसरा प्रॉब्लम इंडिगो में नजर आ रहा है, जो है शॉर्टेज ऑफ पायलट्स की, कि इनके पास इतने पायलट्स अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पे जो है डे टू डे जो उनका रूटीन है उसे यहाँ पे आसानी से फॉलो किया जा सके। ये तो मैंने आपको दो प्रॉब्लम बता दी। अब यहाँ पे एक और चीज आप ये समझिए कि ऐसी अगर सेम प्रॉब्लम टेलीकॉम में आई होती तो जैसे आप जानते हैं कि टेलीकॉम में बहुत सारे मर्जर आपको नजर आ रहे हैं, तो वैसा मर्जर जो है एयरलाइन में इतनी आसानी से नहीं हो पाता है। तो टेलीकॉम में जो चीज आसान है वो जो है एयरलाइन में इतनी आसानी से नहीं हो पाती है, तो हो सकता है कि हमारी जो एविएशन का सेक्टर है वो धीरे धीरे जो है रिड्यूस हो सकता है। अगली हम बात करेंगे कि ज्यादातर एयरलाइंस में जितने भी हम प्रॉब्लम देखते हैं उसके दो मेजर कॉज होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट इश्यूज की, मतलब मैनेजमेंट में जितने लोग हैं उनके बीच में यहाँ पे कोई सिंक नजर नहीं आता और जो डिसीजन मेकिंग है वो काफी ज्यादा स्लो होती है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे रिलेक्टेंस ऑफ प्रमोटर। जितने भी प्रमोटर्स है किसी भी एयरलाइन के, तो वो जो है इतनी आसानी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि जितना उन्होंने लोन लिया होता है तो वो चुका भी नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नजर आती है एयरलाइंस की हमारी कंट्री में। दूसरी बात करेंगे हम यहाँ पे एयर इंडिया की। तो जैसे कि आप जानते हैं एयर इंडिया को यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 55,000 करोड़ दिया होता है एज एन इंटरिम सपोर्ट, और जो पैसा आया था वो आया था नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। अब ये आप जानते हैं कि हम जितने भी ऐसे एयर इंडिया की बात कर सकते हैं, बीएसएनएल की बात कर सकते हैं, तो इनको हम यहाँ पे फंड देके यहाँ पे इनको चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है जो नॉर्मल लोगों का पैसा जनता का, तो कहीं ना कहीं वो गलत हाथों में जा रहा है नहीं जा रहा है, उस पर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। एक और चीज आपको ये समझनी है कि यहाँ पे आप जानते हैं कि जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं यहाँ पे इतनी ज्यादा जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है। जब आपको पता है कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रही, अगर यहाँ पे ऐसे एयरलाइंस बंद हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग जिनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल रही है ऐसी एयरलाइंस में, तो वो जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉय हो जाएंगे। एक और चीज आपको ये समझनी है कि इससे क्या है कि एक गलत सिग्नल चला जाएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं और यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ये जो एयरलाइंस अगर बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी का जो यहाँ पे पूरा फैक्टर चल रहा है वो और ज्यादा डिट्रॉइट होने लगेगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझनी है कि एयरलाइन और यहाँ पे जो एविएशन सेक्टर है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो इतना कॉम्पिटिटिव होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज है कि यहाँ पे हम कैसे ग्रो कर सकते हैं टूरिज्म को और इंडिविजुअली अपनी इकोनॉमी को भी। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे अनपेड शुगर केन ड्यूज के बारे में। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे वाइड स्प्रेड यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट हो रहे थे शुगर केन फार्मर्स के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे जो मिल्स है जिनको इन्होंने अपने शुगर केन दिए थे तो वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, मतलब उनको पैसे पे बैक नहीं कर पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा केस आपको यहाँ पे महाराष्ट्र में नजर आ रहा है, जहाँ पे जो है बहुत सारे फार्मर्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो शुगर केन उगाया था उनके पैसे जो है मिल वाले वापस लौटा देंगे। लेकिन एक और चीज आप यहाँ पे देखेंगे, सेम केस आपको यूपी में नजर आ रहा है, जहाँ पे जो है अनपेड ड्यूज 10,000 करोड़ अब तक पार कर चुका है। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे इंटरवेंशन किया गया है महाराष्ट्र के शुगर कमिश्नर ने, उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर यहाँ पे जो है पे बैक नहीं होता है पैसा शुगर केन मिल से शुगर केन फार्मर्स को, तो वो जो है अटैच करना शुरू कर देंगे ऐसे मिल ओनर्स के जो प्रॉपर्टी को, और उसको यहाँ पे बेच के जो है यहाँ पे पैसे दे देंगे शुगर केन फार्मर्स को। लेकिन आप यहाँ पे एक फैक्ट यहाँ पे समझेंगे कि जितने भी ऐसे शुगर मिल यहाँ पे जो ओनर्स है वो एक्चुअली पॉलिटिशियंस ही है। अगर आप यहाँ पे सोचेंगे कि जो पॉलिटिशियंस है अगर वही जो है फार्मर्स को उनका राइट नहीं दे पा रहे हैं, तो हम किस पे यहाँ पे जो है डिपेंड करेंगे। दूसरी बात हम यहाँ पे समझेंगे कि एक इंपॉर्टेंट लेकुना इसमें इसलिए नजर आ रहा है कि जितने भी यहाँ पे शुगर केन मिल ओनर्स है वो किस प्राइस पे जो शुगर बेच रहे हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला था कि 34 रुपीज पर केजी यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन वो जो है 31 रुपीज पे बेच रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है यहाँ पे मार्केट में। तो इससे क्या है कि पर केजी आपको 3 रुपीज का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं 31 मिलियन टन ऑफ शुगर की। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है लॉस होने वाला है अगर यहाँ पे पर केजी यहाँ पे 3 रुपीज का लॉस होता है तो। और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोर्स कर रहा है ऐसे मिल ओनर्स को कि आप जो है ज्यादा जो है शुगर को बेचिए, लेकिन अगर यहाँ पे आपका मार्केट यहाँ पे डिमांड नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे कैसे बेच सकते हैं। इसी वजह से जो यहाँ पे डिप्रेशन वाला स्टेट आ सकता है प्राइसेस में। और एक सिंपल सोल्यूशन जो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि जरूरत ये है कि हम लिंक करें प्राइसेस को शुगर केन फार्मर्स से, और यहाँ पे जो हम जितना शुगर जिस प्राइस से बेच रहे हैं उन दोनों को लिंक करने की जरूरत है। और आप जितना भी यहाँ पे डिफरेंस आता है यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन या लॉस मार्जिन, तो वो कंपनसेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो गवर्नमेंट ले लेता है, जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग स्कीम में होता है, तो उससे जो है यह प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है।
अब यहाँ पे आपको सवाल पूछा जा सकता है अलग अलग क्रॉप्स का और कौन से सीजन में से उगाया जाता है, तो उसी के लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए सुविधा के लिए यहाँ पे टेबल प्रोवाइड किया गया है, जिसके आप जानते हैं 3 सीजन की हम यहाँ पे बात करेंगे, खारिफ, राबी और जायद सीजन की। तो खारिफ का जो सीड सो किया जाता है वो बेसिकली जून यानी कि ऑनसेट ऑफ मानसून जब आता है तब जो है इसे सो किया जाता है। अगर राबी की बात करेंगे तो तब ये नवंबर के महीने में जो है सीड सो किया जाता है, और जो जायद का सीजन होता है उसमें जो है अगस्त से सितंबर या फिर जो फेब से मार्च है उसके बीच में जो है इसे सो किया जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे हार्वेस्ट की, तो खारिफ क्रॉप जितने भी होते हैं जैसे राइस हो सकता है, मेज होता है, मिलेट्स, शुगर केन, ग्राउंडनट जो होते हैं, इसका जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है वो होता है नवंबर, जो होता है एंड ऑफ द मानसून सीजन। और अगर राबी की बात करेंगे जिसमें क्रॉप्स में इन्वॉल्व होते हैं, टोबैको होता है, ग्राम, लिंसन, मस्टर्ड होता है, तो इसकी जो हार्वेस्ट होती है वो होती है मार्च में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे चेंजिंग कम्युनल वायलेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बहुत सारे एक्ट्स जो जिसका यहाँ पे मिसयूज किया जाता है। सबसे पहला एक्ट जो यहाँ पे आर्टिकल में भी डिस्कस किया जा रहा है वो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसे हम यूपा भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। अब ये जो पूरा एक्ट है ये एक्चुअली एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये जो है अगर कोई भी ऐसा संदिग्ध इंसान है जिसका यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये जो है आगे फ्यूचर में गुनाह करने वाला है, तो इसे बेसिकली डिटेन किया जा सकता है। और यूजुअली तभी किया जाता है जब जो है इंटीग्रिटी और हमारी जो सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री है, तो उसके खिलाफ अगर कोई भी ऐसा एक्ट करने वाला होता है तो उसको हम जो है डिटेन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ग्रुप है जो ऐसी सेशनिज्म की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी रोकने के लिए जो है इस पर्टिकुलर एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस एक्ट को फ्रेम किया गया था 1967 में और 2 ही बार इसे अमेंड किया गया है, एक बार 2008 में और 2012 में। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट को काफी ड्रैकोनियन माना गया है। क्यों ड्रैकोनियन माना गया है? क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन है टेररिज्म की वो काफी ज्यादा वेग है, और क्योंकि इतनी वाइड रेंज में चीजों को यहाँ पे टेररिज्म के अंदर लाया जा सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका मिसयूज कर सकता है अगर किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप को अगर इसे जो है हरास करना है तो। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे डिटेंशन होता है बिना किसी चार्जेस की फॉर 180 डेज, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से जो है काफी ज्यादा हरासमेंट किया जाता है किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप का। अगली बात करेंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे बोला जा रहा था कि यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स क्रिएट किए जाएंगे ताकि जब भी ऐसा कोई केस आए तो उसे यहाँ पे आसानी से यहाँ पे सॉल्व किया जा सके। और यहाँ पे डिमांड की गई थी कि यहाँ पे जो है कैमरा के सामने से पूरी प्रोसीडिंग की जानी चाहिए, लेकिन इस पे भी यहाँ पे कोई ज्यादा एक्शन आइटम्स नजर नहीं आ रहे हैं। अगले यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि अगर हमारी कंट्री में ऐसा कोई भी वायलेंस होता है तो यहाँ पे ह्यूमन राइट एक्शन हो सकता है, तो इसी वजह से जो यूएनएचआरसी की भी बात की जा रही है। अब यूएनएचआरसी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो बॉडी है ये इसका जो हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में नजर आएगा स्विट्जरलैंड में। इसका एक इंपॉर्टेंट मैंडेट ये है कि किसी भी कंट्री में जो है अगर कभी भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी है एक्ट करती है, और हो सकता है किसी किसी केसेस में जो है ये रेफर कर सकता है पूरे केस को आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भी। अब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे डिसाइड किया था पिछले साल की ये जो है विड्रॉ करने वाले यूएनएचआरसी से। अगला हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे अयोध्या मीडिएशन से रिलेटेड। तो अयोध्या का जो पूरा इश्यू है काफी ज्यादा पॉलिटिकल और रिलीजियस दोनों ही हैं। इसी वजह से आपको समझने की जरूरत यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे खुद ही वर्डिक्ट दे दिया होता तो फिर से तो शायद जो है जितने भी पार्टीज या स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थी तो शायद वो जो है उसे नहीं मानते। इसी वजह से पूरी कोशिश ये थी कि कैसे जो हम यहाँ पे हील कर सकते हैं रिलेशनशिप जो रिलीजन से मैटर करती है। इसी वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि मीडिएशन का यहाँ पे जो पाथ है इसे यूज किया जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 3 मीडिएटर्स का नाम बता दिया गया है, उस पर भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ये मीडिएटर को सेलेक्ट करने के लिए कौन से पैरामीटर्स को यहाँ पे रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक और बात ये समझ में आती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जितने भी जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उनकी इतनी वैल्यू नहीं है कि क्या वो खुद ही डिसीजन दे सके, क्यों जो है बाहर से मीडिएटर्स को लाने की जरूरत पड़ी। तो ऐसे भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स है जो यहाँ पे अयोध्या मीडिएशन से रिलेटेड है। उसी के साथ साथ एक पुराना केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि कभी भी जो है आप किसी भगवान या फिर मान लीजिए किसी चाइल्ड से रिलेटेड कोई भी केस होगा तो उसमें जो है मीडिएशन का प्रोसेस इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो है अयोध्या से रिलेटेड जहां पे मीडिएशन की शुरुआत कर दी गई है। एक और चीज आपको यह समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो शख्स है जिन्होंने यहाँ पे एक पूरी फिलॉसफी या डॉक्ट्रिन बताई थी जो था यहाँ पे एसेंशियल प्रैक्टिस। तो जो एसेंशियलिटी है किसी भी रिलीजन की तो ये डिटरमाइन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यूजुअली जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कोई प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं है, तो उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पे अयोध्या की वर्डिक्ट के बाद में कंटेक्स्ट में समझेंगे तो यहाँ पे आपको जरूरत थी कि आप रीड करें जितने भी हिस्ट्री है रिलेटेड टू दैट रीजन, तभी जो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे क्या इसका एसेंशियल प्रैक्टिस है और क्या नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं एक इंपॉर्टेंट केस जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन से वो है संथारा का केस, जो यहाँ पे यूजुअली प्रैक्टिस किया जाता है जेन्स के द्वारा कि ये जो संथारा का एक्ट है क्या ये राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है या नहीं है। तो बेसिकली अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी वर्डिक्ट नहीं दिया, तो अभी भी ये जो है लीगल माना जाता है।
अगला, अगर ऐसे जो जितने भी रिलीजियस बेस के केसेस अगर वो यहाँ पे बार बार जो है अगर मीडिएशन पे जाते रहेंगे तो और भी बहुत सारे केस है, जैसे कि अगर मान लीजिए सबरीमला केस है तो वो भी जो है मीडिएशन पे जा सकता है। तो इससे जो है यहाँ पे काफी ज्यादा डिमांड बढ़ सकती है कि आप मीडिएशन पे ऐसे हर केस को भेज दीजिए जो रिलीजियस मैटर से आप बिलोंग करता है। अगले यहाँ पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे लूप होल्स इन लोकपाल के बारे में। तो सबसे पहले ऑथर ने ये बताया कि यहाँ पे अगर पूरे लोकपाल के एक्ट बनने की पूरी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे काफी ज्यादा जो है जल्दबाजी में इसे पास किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी जो पूरी शुरुआत थी 1963 से ही शुरू हो गई थी। ये डिमांड थी कि लोकपाल को यहाँ पे इंस्टेट किया जा सके, लेकिन आपके पास जब इतना ज्यादा टाइम था तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी लूप होल्स एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पे सबसे पहला लूप होल बताया जा रहा है सेक्शन 63, जहां पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे हर स्टेट को जो है लोकायुक्तों को यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की जरूरत है विद इन 1 ईयर ऑफ पासिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कुछ स्टेट्स ने यहां पे लोकायुक्त को यहां पे एस्टैब्लिश किया और कुछ लोगों ने यहां पे नहीं किया। जैसे कि तमिलनाडु ने रिसेंटली ही यहां पे लोकायुक्त को एस्टैब्लिश किया है, लेकिन यहां पे कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि कैसे जो है सेंटर एंक्रोच कर सकता है पावर ऑफ स्टेट की कि लेजिस्लेचर में कैसे एक्ट करना है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कि स्टेट को यहां पे ऑर्डर किया जा रहा है कि आप यहां पे लोकायुक्त बनाएं, लेकिन ये जो लेजिस्लेटर यानी कि लॉ फॉर्मेशन की जो यहां पे पावर है वो स्टेट के हाथ में होनी चाहिए ना। तो यहां पे सेंटर कैसे आपको गाइड कर रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट जो यहाँ पे सेक्शन है वो है सेक्शन 24। तो सेक्शन 24 में ये बताया जा रहा है कि अगर कभी भी लोकपाल को पता चल जाता है कि यहाँ पे इस एरिया में करप्शन हुआ है तो वो जो है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट की कॉपी जो है कंपिटेंट अथॉरिटी को भेजेगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर का कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर को अक्यूज किया गया पर्टिकुलर केस में, तो यहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी लोकसभा बन जाती है। लेकिन यहाँ पे आप समझेंगे लोकसभा का कोई रोल है नहीं पूरे एक्ट में, तो यहाँ पे क्यों जो है कंपिटेंट अथॉरिटी का यहाँ पे क्लॉज लगाया गया जबकि उसका कोई फायदा भी नहीं है, कोई यूटिलिटी नजर नहीं आ रही है इस पर्टिकुलर यहाँ पे इस सेक्शन की। तो यही जो है ऑथर बता रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे बता रहे हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे लोकपाल में यहाँ पे जितने भी पब्लिक सर्वेंट है जो यूनियन ऑफ इंडिया को सर्व करते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितने भी स्टेट को सर्व करते हैं वो बेसिकली लोकायुक्ता में आते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्रेडिबिलिटी ऑफ लोकायुक्ता, क्योंकि आप जानते हैं कर्नाटक में वेल एम्पावर्ड लोकायुक्ता एग्जिस्ट करती है, उसके बावजूद जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी जब लोकायुक्ता की खुद के सन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए थे बहुत सारे करप्शन एक्टिविटी में। तो इस वजह से सवाल उठाया जा रहा है कि क्या लोकायुक्ता ठीक से काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो करप्शन एक्टिविटीज है स्टेट लेवल पे ज्यादा नजर आते हैं कंपेयर टू सेंटर पे। अगला यहाँ पे लोकपाल एक्ट 2013 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है हाइलाइट्स यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया जो मैं आपको पहले भी दिखाए हैं, आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि ये यहाँ पे बेसिकली एंटी करप्शन ओम्बड्समैन की बात करते हैं, लोकपाल इन द सेंटर, लोकायुक्त इन द स्टेट। यहाँ पे जो चेयरपर्सन होंगे उन्हीं के साथ साथ असिस्ट करने के लिए यहाँ पे 8 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम, और यहाँ पे सारे पब्लिक सर्वेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेस के जितने भी लोग आते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोकायुक्त को यहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ द एक्ट, और यहाँ पे जितने भी पब्लिक सर्वेंट जो यहाँ पे वाइटल इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है तो उनको बेसिकली विसल ब्लोअर एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। अगले यहाँ पे उसके बेसिकली पावर की बात करेंगे तो इनके पास सुपरिटेंडेंस और यहाँ पे डायरेक्शन देने का यहाँ पे पावर है, सीबीआई से भी ज्यादा इनके पास पावर रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पे किसी भी पब्लिक सर्वेंट को यहाँ पे समन करने की पावर है, और इनको विद इन हर केस को जो है 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करने की जरूरत है, और जरूरत पड़े तो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया जा सकता है अगर यहाँ पे कोई भी ट्रायल करवाना है लोकपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम व्हिच गेट्स द ग्लोबल रिकॉग्निशन बाय द जेनेवा बेस्ड नॉन प्रॉफिट फर्म। तो ये जो बेसिकली सर्टिफिकेशन है ये बेसिकली इसका नाम है सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो अगर यहाँ पे टिम्बर रिलेटेड या नॉन टिम्बर रिलेटेड कुछ भी बेचना है तो बेसिकली आपको बेसिकली इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। अगला यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पे बता रहा है कि जो पीरियोडिक लेबर जो फोर्स सर्वे है तो उसके हिसाब से हमें यही पता चला है कि जो वुमेन की पार्टिसिपेशन लेबर में वो भी जो है यहाँ पे 2004-5 से लेकर यहाँ पे रिड्यूस होती गई है। यहाँ पे अगर यहाँ पे टेबल की बात करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे 49.4 था 2004 से 5 के बीच में लेबर पार्टिसिपेशन वुमेन का, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया 24.6 से। अर्बन में भी जो है 24.4% पार्टिसिपेशन नजर आ रहा था वो भी रिड्यूस हो गया है। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि ज्यादा जो वुमेन है अर्बन एरिया में वो यहाँ पे एजुकेशन की तरफ जा रही है, काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे रूरल एरिया की बात करेंगे तो ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है। अगली बात करेंगे ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हुआ ये कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी हिंदूस रहते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर जो सिस्टर्स है तो उनको यहाँ पे एब्डक्ट कर लिया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान में जो है माइनॉरिटीज को इतने अच्छे से यहाँ पे उनको यहाँ पे के साथ इतना अच्छा जो है बिहेवियर नहीं किया जाता है, जैसे कि आप आशा बीबी का केस समझ सकते हैं। उसी तरीके से यही भी पूरा केस हुआ है जिसमें जो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन थोड़े से और खराब हो गए क्योंकि सुषमा स्वराज जी यहाँ पे बातचीत कर रही थी पाक के मिनिस्टर्स के साथ।
अगले यहाँ पे जो केस है यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनआईए ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान को पकड़ा है जिनका नाम है यहाँ पे सज्जद अहमद खान। तो ये बेसिकली रिलेटेड है यहाँ पे जेईएम के मिलिटेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझने की जरूरत है एनआईए के मैंडेट के बारे में। तो एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये एक फेडरल एजेंसी है जिसका पूरा मैंडेट ये है कि कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं टेरर इन इंडिया। और इसके पास बेसिकली स्पेशल परमिशन है कि यहाँ पे जो है किसी भी स्टेट में अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट या फिर किसी भी ऐसी चीज होती है, तो इसके पास पूरा मैंडेट है कि यहाँ पे जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है। उसका पूरा पावर आता है एक्ट जो कि 2008 में बना था, तुरंत जो मुंबई टेरर अटैक था उसके बाद इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू एनआईए को बनाया गया था। इसके जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो इसका जो पूरा पावर है ये एक्चुअली सीबीआई से भी ज्यादा है और यहाँ पे जो है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो ऑफिसर सेलेक्ट होकर आते हैं वो बेसिकली आईआरएस और आईपीएस से सेलेक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज अ 24th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया। तो इनको बेसिकली नेक्स्ट सेलेक्ट किया गया है। इनका नाम बेसिकली है करमबीर सिंह। तो ये जो है बेसिकली अब यहाँ पे रिप्लेस करने वाले हैं सुनील लांबा को, जो कि रिटायर होंगे मई 2019 में। अगले यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आया है इस बारे में कि कितने जो इंडियंस है न्यूजीलैंड को विजिट करते हैं। तो यहाँ पे हॉलिडे मनाने के लिए ज्यादातर जो है इंडियंस विजिट करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे विजिटिंग फ्रेंड्स और रिलेटिव है तो वो जो है काफी ज्यादा आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर एजुकेशन के लिए जाने की बात करते हैं तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो एक्चुअली न्यूजीलैंड जो है पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, ऐसा स्टैटिस्टिक्स में बताया जा रहा है। अब न्यूजीलैंड की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी कैपिटल बेसिकली है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड ज्यादातर न्यूज में इसलिए था रिसेंटली क्योंकि यहाँ पे जो है मास शूटिंग हुई थी। अगला यहाँ पे पूरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे समझौता एक्सप्रेस का जो पूरा केस था जहां पे जो है एक्विटल दे दिया गया है असीम आनंद को। अब यहाँ पे असीम आनंद की बात करेंगे तो ये जो है आरएसएस को बिलोंग करते हैं और इनको बेसिकली संदिग्ध माना गया बहुत सारे अलग अलग केसेस में। इसकी एक 2007 का केस है यहाँ पे अजमेर दरगाह का ब्लास्ट, उसके बाद यहाँ पे मक्का मस्जिद का जो ब्लास्ट था उसमें भी जो है असीम आनंद को यहाँ पे संदिग्ध माना गया था, लेकिन इनको जो है यहाँ पे भी एक्विटल दे दिया गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा जो कंट्री में देखा जा रहा है तो उसमें भी यहाँ पे सवाल उठाया जा सकता है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से बताया गया एक्सप्लेन पेज पे कि हर केस में जो है कौन सी लिमिट तक जो है यहाँ पे केस गया, उसके बाद जो है एक्विटल दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है नेम द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू द मोजाम्बिक। तो यहाँ पे साइक्लोन देखने को मिला था, तो यहाँ पे जो पूरा ऑपरेशन का नाम है वो है ऑपरेशन सहायता 19। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोजाम्बिक की लोकेशन आपको यहाँ पे अफ्रीका में नजर आएगी। इसके जो कैपिटल है वो है बेसिकली मपूतो, यहाँ पे आप देख सकते हैं मपूतो। अगले यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे पूरा यहाँ पे जो आर्टिकल है वो बेसिकली गोलन हाइट से रिलेटेड है। तो ये हमने सैटरडे को भी डिस्कस किया था कि जो गोलन हाइट्स है ये अब इजराइल को बिलोंग करता है, ऐसा जो है यूएस ने बोला हुआ है। अब यहाँ पे जो गोलन हाइट्स की बात करें एक्चुअली सबसे पहले सीरिया को बिलोंग करता था, लेकिन यहाँ पे जब 6 डे वॉर हुई 1967 को उसके तुरंत बाद जो है इजराइल ने गोलन हाइट्स को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया। उसके आसपास आप एक और इंपॉर्टेंट सी देख सकते हैं जिसका नाम है सी गलीली। काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि गोलन हाइट्स जो है फिर से न्यूज में आ गया है। गोलन हाइट्स पे ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी पे, तो एक और सवाल नहीं बनता है, लेकिन बाकी एग्जाम यानी कि सीडीएस और जो सीएपीएफ उस पर शायद सवाल बन सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये बेसिकली एबल प्राइस के बारे में है। तो इस बार का जो एबल प्राइस है ये बेसिकली वुमेन को दिया गया है जो कि यूएस को बिलोंग करती है। इनका नाम बेसिकली करेन उलनबेक। तो इनको बेसिकली अपना जो इन्होंने वर्क किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स इन ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी, इसी वजह से जो है इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे टेबल की तरफ देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि एबल प्राइस में 17 विनर्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन उसमें जो है एक ही वुमेन है और ये जो पहली वुमेन बनी है। उसी तरीके से नोबेल प्राइज फिजिक्स की बात करेंगे तो सिर्फ 3 लोगों को ऐसे हैं जिनको वुमेन में दिया गया है, लेकिन जो टोटल विनर्स है वो 209 है। तो जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है ऐसे अवार्ड्स में वो काफी ज्यादा कम है, तो वही चीज बताई जा रही है इस टेबल के द्वारा। अब यहां पे समझते हैं एबल प्राइज के बारे में कि ये बेसिकली एक नॉर्वेजियन प्राइज अवार्ड है जो एनुअली दिया जाता है। और ये बेसिकली उनके जो किंग थे 19th सेंचुरी के जिनका नाम है नील हंसल एबल, तो उनके नाम पे दिया जाता है। लेकिन इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2002 में, और ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आपने बहुत ही अच्छा साइंटिफिक अचीवमेंट अचीव किया है मैथमेटिक्स के फील्ड में। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे दैट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 23rd मार्च। तो इसकी थीम थी बेसिकली द सन, द अर्थ एंड द वेदर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको समझने की जरूरत है, वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको ये समझने की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और इसका जो पूरा काम है यानी कि मैंडेट ये है कि सबसे पहले तो है अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी रिसर्च एक्टिविटी करनी है, कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो ये जो बॉडी है ये उसे यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे पब्लिकेशन की जाती है रेगुलरली, और जितना भी ऑब्जर्वेशन स्टैटिस्टिक्स है वेदर से रिलेटेड तो ये ब्रॉडकास्ट करने की जो रिस्पांसिबिलिटी है ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है नेशनल मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल सर्विस की, तो वो जो भी प्रोवाइड की जाती है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
अगला यहाँ पे वर्ल्ड पेज पे बात करें थेरेसा मे की, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन माना गया ब्रेक्जिट से पहले। तो यहाँ पे एक और चीज आपको ये समझने की जरूरत है कि हो सकता है कि थेरेसा मे को यहाँ पे जो है हटा दिया जा सकता है, कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉन्स्पायर कर रहे हैं कि पीएम पद से यहाँ पे थेरेसा मे को हटा दिया जाए। एक और बात, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट करके डिमांड किया कि यहाँ पे दूसरा रेफरेंडम भी होना चाहिए। तो यही सारी चीजें चल रही है ब्रेक्जिट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि बताइए व्हेन वाज मार्टियर डे, 88 मार्टियर डे और शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 मार्च को, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे तीन यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स के नाम, आप भगत सिंह जानिए, यहाँ पे राजगुरु और यहाँ पे सुखदेव थापर, तो इनको बेसिकली यहाँ पे फांसी चढ़ा दी गई थी। तो इसी वजह से जो है ये पर्टिकुलर डे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज में एक और बात ये बताई जाए कि जितने भी फुलानी हर्डर्स है जो बिलोंग करते हैं माली को, तो उनपे जो है अटैक किया गया है जिहादी के द्वारा। तो यहाँ पे माली काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे जिहादी एक्टिविटी हो रही है। माली की कैपिटल बेसिकली बामाको है, जो कि आपको यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नजर आएगा। अगला क्वेश्चन है साइंस रिलेटेड, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीज एंड फॉरेन इन्वेडर्स। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन है, ल्यूकोसाइट्स है, आरबीसी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी अपैरेटस है। तो यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट है, जिसे बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है, तो यही जो है हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑल द फॉरेन इन्वेडर्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ल्यूकोसाइट्स। अगले यहाँ पे आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे आया है थाईलैंड से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे टर्नआउट काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, और यहाँ पे जो पीएम इस वक्त है, जो जिनका नाम है प्रयुक्त चैन ओ, तो वो भी यहाँ पे वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे उसकी आप कैपिटल देख सकते हैं थाईलैंड की, जो है बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द कल्पसूत्रा। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो जो कल्पसूत्रा है वो लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा। और यहाँ पे इस पूरी बुक की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी तीर्थंकार से यहाँ पे जैन से रिलेटेड, तो उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे महावीर के बारे में लिखा गया और यहाँ पे जो है प्रशवंत के बारे में भी लिखा गया है। अगला यहाँ पे इकोनॉमी पेज पे चलेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितनी भी फिनटेक कंपनीज है जो यहाँ पे फाइनेंशियली यहाँ पे लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन, तो उनके जो तादाद है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो टारगेट करती है ज्यादातर एमएसएमईज को। तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल आया हुआ है। और यहाँ पे फिनटेक के साथ साथ एक और एक पर्टिकुलर बॉडी जिसके बारे में काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, जो कि है एनबीएफसी। एनबीएफसी बेसिकली जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ये एक्चुअली बहुत सपोर्ट करती है एमएसएमईज को। अब यहाँ पे नॉर्मल बैंक्स और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये कि जो एनबीएफसी है वो एक्सेप्ट नहीं करता डीडी यानी कि डिमांड डिपॉजिट को। अगली बात ये कि यहाँ पे जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर नहीं आता, तो इसी वजह से जो है ये कोई भी जो है चेक इशू नहीं कर सकता। अगली बात हम करेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस जो फैसिलिटी है जो यूजुअली बैंक से प्रोवाइड की जाती है, वो एनबीएफसी में इन्वॉल्व नहीं होती है। और जितने भी यूजुअल बैंक्स होते हैं वो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट और फैसिलिटेट किए जाती हैं, लेकिन एनबीएफसी वो अलग अलग यहाँ पे बॉडीज के अंदर आती है, जिसकी इंश्योरेंस कंपनी आईआरडी के अंदर आएंगी, मर्चेंट बैंक यहाँ पे सेबी के अंदर आएंगी, माइक्रो फाइनेंस यहाँ पे आरबीआई और नबार्ड के अंदर आ सकती हैं। उसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी एनबीएफसी के लिए, लेकिन बैंकिंग में सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे जो है आपको कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है। अगला यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बेसिकली आया हुआ है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज्यादातर जो प्रोग्रेस नहीं नजर आनी है फाइनेंशियल ईयर जो 2020 तक। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी भी नजर आएगी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे ज्यादातर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। इवन जो इलेक्शन ईयर है काफी वॉलेटाइल माना जाता है, इसी वजह से हो सकता है कि ज्यादातर जितने लोगों ने यहाँ पे हाउसिंग में इन्वेस्ट किया था वो जो है यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोहाइट्स। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो अगर आपको इसकी डेफिनेशन पता है तो ये काफी सिंपल सा सवाल बन जाता है। तो बेसिकली आइसोसाइट्स का मतलब होता है कि लाइन ऑन द मैप शोइंग द इक्वल रेनफॉल। जैसे यहाँ पे अगर मैप पे देखेंगे जो जितनी भी लाइन कनेक्ट हो रही है, तो ये सिर्फ इतना सिंपल चीज बताता है कि जितनी भी लाइन कलेक्ट हो रही है इसमें जितने भी एरियाज आते हैं तो इन पे जो है इक्वल रेनफॉल यहाँ पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये कि बताइए 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कौन सी कंट्री में हेल्ड होने वाला है। और दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए नेपाल की करेंसी और कैपिटल का क्या नाम है। इन दोनों क्वेश्चन का जो जवाब है आप बेसिकली कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।